हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। 18 दिसंबर 2022 और द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज की जितनी भी इम्पोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड न्यूज़ होगी वो इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे। अगर आप इस न्यूज़पेपर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, या सीधा परिवर्तन आईएएस एकेडमी टेलीग्राम पर लिखकर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले 1-2 मिनट आप लोगों से बातचीत करनी है। सबसे पहले, कल मैंने आप लोगों का ओपिनियन पूछा था कि एडिटोरियल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या हमें स्टार्ट करना चाहिए और किस तरह का इनिशिएट होना चाहिए। उसके बाद काफ़ी कमेंट्स आए, काफ़ी सजेशन आए। डेफिनेट सी बात है, जब अलग अलग पर्सन जो ओपिनियन देते तो उसमें डिफरेंस होता है। तो उसी चीज़ को लेकर मैंने थोड़ा डिसाइड किया है एनालिसिस करने के बाद आपके कमेंट सेक्शन को, कि हम कैसे इसको इनिशिएट करेंगे। देखो, कल से द हिंदू का एडिटोरियल पार्ट भी स्टार्ट होगा, क्योंकि संडे को तो एडिटोरियल आता ही नहीं है। सेकंड, जो इंपॉर्टेंट बदलाव होने वाला, एडिटोरियल इंक्लूड होंगे, लेकिन हम एडिटोरियल केवल सेलेक्टेड, यानी जो नए आर्टिकल है, जो रिपीटेड नहीं है, जो मेन आर्टिकल है, उन्हीं को डिस्कस करेंगे। इसके बाद सेकंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो वीडियो की लेंथ होगी, वो वीडियो की लेंथ डिपेंड करेगी टाइम एंड सिचुएशन पर। मतलब अगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेट सी बात, हमें थोड़ा लेंथ ही रखना पड़ेगा। कंटेंट कम है तो उसको शॉर्ट रखेंगे, कोई ऐसे फिक्स नहीं रखेंगे। इसके बाद कुछ वीडियो जो होंगे, जैसे अभी इकोनॉमिक सर्वे आएगा 31 जनवरी के बाद, 1 फरवरी को आप मान लीजिए बजट आएगा, 1 फरवरी का आएगा, 2 को न्यूज़पेपर में आएगा, तो वो वीडियो लंबे होने वाली हो, बहुत ही नेचुरल सी बात है। तो उन वीडियो की लेंथ, नेचुरल सी बात है, वो लेंथी होगी। इसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जहाँ तक बात है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इंक्लूड होंगे और डेली 2 से 3 क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे। 1-2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए भी होगा, ताकि मैं अगर किसी चीज़ पर काम कर रहा हूँ तो आप भी एक तरीके से उस पर काम करें, यानी जॉइंट एफर्ट्स के थ्रू होगा। इसके अलावा 2-3 और बदलाव जो होने वाले कल से। पहला इंपॉर्टेंट चेंज होगा, जो अभी तक वीडियो 7 बजे के बाद आपको मिल रहा है, ये कोशिश होगी कि 6 बजे के आसपास आपको वीडियो मिले, 6 सवा 6 तक, ताकि आप अर्ली मॉर्निंग में इसको देख पाएँ। सेकंड जो बदलाव होने वाला है, कई साथियों ने बोला कि एडवर्टाइजमेंट डिस्टर्ब कर रही है, तो ऐड जो है उनको उनकी फ्रिक्वेंसीज कोशिश करूँगा कम कर दी जाए, ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो, बिल्कुल स्मूथली आप देख पाए। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक और जो बदलाव होने वाला है वो ये, बहुत सारे साथी ऐसे जो एडिटोरियल या यूपीएससी की तैयारी नहीं करते या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखते, तो उनके लिए भी एक प्रोविजन होगा। देखो, वीडियो जो हो वो एक ही वीडियो होगा, 2 वीडियो सेपरेट नहीं बनेंगे, क्योंकि वो टाइम भी नहीं है और वो मैनेज करना बहुत मुश्किल है। एक वीडियो के अंदर जो पहले हम लोग कंप्लीट न्यूज़ सेक्शन को डिस्कस करेंगे, यानी मिक्स नहीं करेंगे कि बीच में एडिटोरियल कर रहे, नहीं। पहला पूरा न्यूज़ सेक्शन होगा, उसके बाद एडिटोरियल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। तो जिनको एडिटोरियल पार्ट नहीं देखना वो डायरेक्टली स्किप कर सकते हैं, जिनको न्यूज़ सेक्शन देखना आप वहीं कंक्लूड करके उसको समाप्त करिए। एडिटोरियल देखना दोनों पार्ट देखिए। जिनको न्यूज़ प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना, तो न्यूज़ वाला सेक्शन खत्म होते ही डायरेक्ट आप लास्ट के 5 मिनट में चले जाइए। एक आपको ब्रीफ, एक तरीके से ब्रीफ कर दिया गया कि इस तरीके से हमारा पैटर्न होगा, और सारी चीज़ें मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपको लगे कि वीडियो की लेंथ थोड़ी ज़्यादा होगी, तो आप कोशिश करिए कि 1.25 स्पीड पर उसको चलाइए, क्योंकि मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ, ताकि बिगिनर से लेकर अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है उन सबको मैनेज किया जा सके, और उसी कॉन्टेक्स्ट में अपनी स्पीड को मैं मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ। खैर, स्टार्ट करेंगे आज के द हिंदू की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। और सबसे पहले एक स्टोरी यहाँ पर कवर करी गई है। एक ऑर्गेनाइजेशन है उल्फा करके। उल्फा एक एक्सट्रीम ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको आपको असम में काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। यहाँ पर एक स्टोरी कवर करी गई है कि जो लोग इनको ज्वाइन करते हैं उनके साथ क्या होता है। तो उसी व्यक्ति में ऋतुराज मोरन एक व्यक्ति है, 18 साल का यंग, उन्होंने ज्वाइन किया और 5 साल के बाद उसको छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इनकी कंडीशन ऐसी है कि म्यांमार में आपकी ट्रेनिंग होगी और उसके बाद आप घर वालों से बात नहीं कर सकते, एक्सट्रीम ट्रेनिंग दी जाती है, और उन सब के बाद फाइनली अपने आप को रिलीज फील कर रहे हैं। क्योंकि एक व्यक्ति अगर किसी से फ़ोन पर बात नहीं करेगा, घर वालों से बात नहीं करेगा, इतने साल दूर रहता, तो डेफिनेटली वो मेंटल प्रेशर भी फेस करता है। इस तरह के एक्सट्रीम ग्रुप अभी भी बहुत सारे हो सकते हैं, हालांकि इनकी फ्रिक्वेंसी और इनकी स्ट्रेंथ जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है, जो कि इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इशू है, राइट। इसके ठीक राइट हैंड साइड में
एक केस काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड रहा है, वो है बिल्किस बानो केस। और 2002 में गुजरात में जब वॉयलेशन हुई थी या दंगे हुए थे तो उसमें एक केस काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, वो था बिल्किस बानो, जिसमें गैंग रेप और इनके परिवार के सदस्यों की हत्या का ये पूरा का पूरा मामला था। उसके बाद अभी ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में क्यों है? मई के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दी थी कि गुजरात गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को फॉलो करते हुए उनको रेमिट कर सकती है या इनको रिहा, जो भी आरोपी है उनको रिलीज कर सकते हैं। अब जो बिल्किस बानो, उन्होंने 2 कंडीशन में एक तरीके से पिटिशन को, जो एक तरीके से कोर्ट का ऑर्डर था उसमें रिव्यू पिटिशन फाइल करेगी। रिव्यू पिटिशन में मैंने थोड़े दिन पहले ही बताया था कि सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को रिव्यू करती है, उसको लगता है कि उन्होंने सही किया तो वो उसके साथ कंटिन्यू रहेगी। अगर रिव्यू पिटिशन में कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं बदलाव करना चाहिए तो वो बदलाव कर सकती है, राइट। तो रिव्यू पिटिशन में बिल्किस बानो केस में 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताएगी। पहला तो ये था कि गुजरात गवर्नमेंट ने जो जिन लोगों को रिलीज़ किया है, प्री मैच्योर रिलीज़ किया है, ये 1992 की गुजरात गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हुआ। ये चाहते थे कि भाई, क्योंकि ये पूरा का पूरा इशू जो हुआ है वो हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, केस जो चला है ये पूरा महाराष्ट्र में चला, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग हो। अगर आप प्रैक्टिकल भी देखेंगे, अगर कोई घटना किसी राज्य में हुई है तो उसमें उसी राज्य के रूल्स एंड रेगुलेशन लागू होते हैं, अगर आप प्रैक्टिकली बात करेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये बेंच ने क्लियर भी कर दिया कि इस जजमेंट के अंदर बताया गया था कि सेक्शन 432 जो है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का, CRPC का, उसके अंदर इसी को लागू किया जाता है कि जिस स्टेट में घटना होती है उसी की स्टेट पॉलिसी को कहीं ना कहीं फॉलो किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक जो और कह सकते हैं कि एक इशू को लेकर और रिव्यू पिटिशन डाली गई थी, वो ये था कि क्या अगर कोई व्यक्ति इस तरह के हीनियस क्राइम के अंदर इन्वॉल्व है तो उसको लेकर अगर हम बात करें तो उसकी क्या इम्पैक्ट पड़ सकता सोसाइटी पर, वो एक बड़ा सवाल था। लेकिन एक सवाल ये भी है, मान लेते हैं क्राइम है, क्राइम में आप उम्र कैद की जब सज़ा देते हैं, मान लेते हैं 20 साल तक आप लगभग रहते हैं, लगभग 2002 से 2022 तक, हालांकि आई थिंक 2007 में इनको जेल हुई थी, 15 साल के आसपास ही रहे, तो क्या 15 साल के बाद स्टेट जो है रिलीज़ कर सकता है? ये कई सारे सवाल है, कई सारे डिबेट है, लीगल डिबेट है, इसके अंदर सोशल डिबेट कह सकते हैं, यार बहुत सारे कह सकते हैं कि इसमें इश्यूज आपको नज़र आएंगे। लेकिन ये फाइनली डिसीजन लिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, राइट। इसके बाद इसके ठीक राइट हैंड साइड में GST काउंसिल के बारे में डिस्कस किया गया है। GST काउंसिल क्या है, कैसे काम करती है, इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये समझ रहे थे कि GST काउंसिल ने जो डिसीजन लिया उसमें क्या कुछ किया है। उन्होंने अभी बताया कि टैक्स रेट को सेम रखा गया, लेकिन कुछ के अंदर अपने रिफॉर्म को जो है डेफरमेंट करने के बारे में डिसीजन लिया है। देखो, अभी बेसिकली GST काउंसिल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है और GST काउंसिल के बारे में डायरेक्टली हम लोग पढ़ेंगे। जब भी GST को लेकर मंथली डेटा आता है तो हम लोग मंथली इस पूरी PPT को ऑब्जर्व करते हैं। इसके अंदर एक बेसिक आइडिया देता है कि GST है क्या, कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई, 2006 से जर्नी स्टार्ट हुई, इसके बाद 1 जुलाई 2017 कानून बना। GST में GST है क्या, गुड्स एंड सर्विसेज, इसका मतलब क्या होता है, राइट, कैसे पास किया गया, कॉन्करेंट या अलग अलग इस तरह का। GST क्योंकि एक इनडायरेक्ट टैक्स है, इससे पहले सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के वेरियस टैक्सेस को इसमें मर्ज कर दिया गया। यहाँ पर आप देखेंगे जो मेन टैक्स है, यहाँ पर आप देखेंगे GST का स्ट्रक्चर कैसा है, सेंटर, स्टेट GST, यूटी GST या इंटर स्टेट GST। अभी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो GST के दायरे में नहीं आती, लाइक अल्कोहल, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, टोबैको, एंटरटेनमेंट टैक्स जो लोकल बॉडीज़ के द्वारा लेवी किया जाता है। अब मेनली बात करते हैं कि GST काउंसिल है क्या। हमारे आर्टिकल 279A में कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट कर दिया गया था। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इसके चेयरपर्सन होते हैं। वही चेयरपर्सन जो है जो अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर होते हैं, जो इस पोस्ट को, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री को या रेवेन्यू मिनिस्ट्री को होल्ड करते हैं, वो इसको कहीं ना कहीं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मेंबर जो है वो इसमें मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस यानी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को, जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसको असिस्ट करने वाले मिनिस्टर होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में, वो मेंबर होते हैं। सभी राज्यों के फाइनेंस टैक्सेशन मिनिस्टर होते हैं। कोरम 50% का, तो कोरम का मतलब होता है कि भाई टोटल अगर मेंबर 100 है उसमें से 50 होने ज़रूरी है ना, उसके बाद ही मीटिंग इनिशिएट हो सकती है। राज्यों को 2/3 वेटेज दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को 1/3 वेटेज दिया गया। डिसीजन जो भी होंगे 75% मेजोरिटी से होंगे। काउंसिल जो है वो रिकमेंडेशन कर सकती है GST में कोई भी लॉज में बदलाव करने को लेकर और रूल्स के अंदर बदलाव करना हो या
रेट्स के अंदर बदलाव करना हो, ठीक है, ये कुछ मेजर चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अभी 4 टैक्स स्लैब है, 5%, 12%, 18% और 28%, और 1% 0% जो होती है वो एग्जम्प्टेड में आती है। कुछ लोग उसको काउंट भी करते हैं कि क्या ये स्लैब है, लेकिन स्लैब नहीं है। जब तक आप टैक्स इम्पोज नहीं होगा तो स्लैब कैसे हो जाएगी। स्लैब का मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट होनी चाहिए, तो वो उसमें नहीं आती। तो जीएसटी काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को लेकर बताया गया कि जीएसटी काउंसिल की 6 महीने में मीटिंग हुई है। और अभी अगर हम बात करें, बहुत सारी जगह पर टैक्स को सेम रखा गया है, लेकिन अभी भी डेफरमेंट अगर हम बात करते हैं, जो मेजर रिफॉर्म होने हैं, खासकर जो टैक्सेशन को मर्ज करने को लेकर हो, या जिन लोगों पर अगर हम बात करते हैं क्रिमिनलाइजेशन करने का, जो क्रिमिनल केसेस का जो इशू होता है, जैसे डीक्रिमिनलाइजेशन का एक इशू है, उसको लेकर हो, या फिर अगर हम बात करें इस पूरे सिनेरियो में जैसे ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग, इस तरह के इश्यूज़ को लेकर जो डेफिनेटली वो आने वाले टाइम में डिस्कस किया जाएगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटी और जीएसटी काउंसिल। यूपीएससी प्री एंड मेंस दोनों में इसको लेकर सवाल जो है आपसे पूछे जा सकते हैं, और इसको लेकर डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पर कोई फ्रंट पेज पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। अगर आप कहेंगे तो ये वाली जो इसकी पीडीएफ है, जो जीएसटी वाली, ये भी आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा देंगे अगर आपको चाहिए तो, अदरवाइज़ नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते टाइम अगर हम बात करें तो बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आपको नज़र आएगी बीच में, और बीच में एडवर्टाइजमेंट के बीच में जो एक मेन पेज आता है, पेज नंबर 6, और यहाँ पर कवर किया गया बेसिकली काफ़ी डिबेट है जुडिशरी के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में, नंबर ऑफ़ पेंडिंग केसेस को लेकर हो, या फिर जजेस के स्ट्रेंथ को लेकर हो, या कोलिजियम सिस्टम को लेकर हो। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक तरीके से एक डिस्कस किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज़ को लेकर अंडरस्टैंड कर रही है कि लगातार जो नंबर ऑफ़ पेंडिंग केसेस है वो एक बड़ा हर्डन है। सुप्रीम कोर्ट के रोल को लेकर भी कहीं ना कहीं चैलेंज क्रिएट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मेन जो रोल है वो है सिटीजन्स के राइट को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना। सुप्रीम कोर्ट के इस रोल के सामने हर्डल है कि बहुत ज़्यादा अगर पेंडिंग केसेस हो जाते हैं तो हर एक व्यक्ति की जो केस और इश्यूज़ को सुनने में डेफिनेटली वो सक्षम नहीं हो पाएगा अगर इतने केस होंगे। जजेस की स्ट्रेंथ तो लिमिटेड है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई हर एक लिटिल क्राई को, यानी हर एक व्यक्ति की आवाज़ को सुना जाए, खासकर पर्सनल लिबर्टी और उनके फंडामेंटल राइट्स के सेफगार्ड को लेकर। लेकिन पार्लियामेंट में इसको डिस्कस किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया, केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग तरह के केसेस है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के, इलेक्शन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, स्पेशल लीव पिटिशन, रिव पिटिशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेबर, अलग अलग टाइप्स के केसेस आपको देखने को मिलेंगे। और इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर जो है वो डिबेट हो रही है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पर एक राइट्स के प्रोटेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर केसेस इतने ज़्यादा बैकलॉग हो जाएंगे, केवल सुप्रीम कोर्ट के केसेस की बात की जा रही है, अगर आप इसको सुनने बैठेंगे तो कई साल आपको इनको सॉर्ट आउट करने में लग जाएंगे। और बहुत सारी PIL ऐसी है जो कहीं ना कहीं वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम है, जैसे हरेसमेंट, डाउरी, क्रूअलिटी, डेथ, सेक्सुअल हरेसमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस, बहुत सारी ऐसी आपको देखने को मिलेगी जो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में आपको नज़र आएगी। अब आप लोगों के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए रिट पिटिशन को लेकर। देखो, रिट पिटिशन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में 2 जगह पर आपको डिस्कस देखने को मिलेगी। एक है आर्टिकल 32 और एक है आई थिंक आर्टिकल 226। आई एम नॉट श्योर कि हो सकता है मैं इनकरेक्ट हो, लेकिन जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि वो 226 के अंदर है, हाई कोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में। अब आप लोगों के लिए सवाल ये है कि आपको रिट पिटिशन में जो मेजर रिट है, कौन कौन सी रिट इसमें काउंट की जाती है और उनका मतलब क्या होता है। अगर आप ब्रीफ में उसको डेफिनेशन देना चाहें कि रिट पिटिशन का ये मतलब होता तो उसके बारे में आप ज़रूर नीचे कमेंट करिए। इसके बाद इसके पेज के अगर आप राइट हैंड साइड में जाएंगे तो डेटा प्रोटेक्शन बिल को लेकर, क्योंकि बहुत सेंसिटिव, बहुत एक तरीके से इम्पोर्टेंट बिल है, इसको लेकर इससे पहले हमने देखा था कि डेटा प्रोटेक्शन बिल जो पार्लियामेंट ने विड्रॉ कर लिया था, बाद में एक नया एक तरीके से कहीं ना कहीं डेटा प्रोटेक्शन को लेकर एक ड्राफ्ट रिलीज़ किया गया था। उसको लेकर पब्लिक क्या सोचते उसके कमेंट इनवाइट किए गए थे। पॉसिबिलिटी थी कि विंटर सेशन के अंदर ये बिल जो है पार्लियामेंट में आएगा। लेकिन अब क्या किया गया, डेटा प्रोटेक्शन बिल को 3 जनवरी तक इसकी डेडलाइन को एक्सटेंड कर दिया गया। इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि ये शायद इस सेशन में तो नहीं आएगा, विंटर सेशन में। पार्लियामेंट का जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है वो होगा बजट सेशन। सबसे लेंथी भी होता है और सबसे इम्पोर्टेंट भी होता है।
बजट सेशन के अंदर आपको ये बिल देखने को मिलेगा। और न्यू डेटा बिल को लेकर यहाँ पर बताया गया कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 आप 2 जनवरी तक 2 जनवरी तक आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया बहुत सारे इश्यूज है। फॉर एग्जांपल 500 करोड़ की पेनल्टी को लेकर डिबेट हो, या फिर एक व्यक्ति के जो सेट्स ऑफ राइट एंड ड्यूटीज होगी सिटीजन की, डिजिटल नागरिक की अगर हम बात करें ओब्लिगेशन को लेकर हो, डेटा को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, यानी जो अथॉरिटी डेटा को सेव करती है उसको लीगल तरीके से या लॉफुली कैसे डेटा को कलेक्ट करना है, ये एक इम्पोर्टेंट होगा। बोर्ड को सेटअप किया जाएगा, डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, जो डिटरमाइन करेगा नॉन कंप्लाइंसेस क्या है इस ड्राफ्ट बिल के अकॉर्डिंग। यानी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। मैंने पहले ही बताया था कि जैसे ये डेटा प्रोटेक्शन बिल पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा, इसके जितने भी इम्पोर्टेंट फीचर्स होंगे, किस तरीके से इंडिकेशन करेगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद जब एडिटोरियल पार्ट में आएगा तो इसको हम लोग एनालिसिस भी करेंगे उस सेक्शन में कि जो एक्सपर्ट्स हैं वो किस तरीके से इस बिल के बारे में सोचते हैं, इसके पॉजिटिव नेगेटिव ये सारे पर्सपेक्टिव जो है हम लोग इसमें ऑब्जर्व करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस इन प्रोसीजर एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इन्फॉर्मेशन रूल 2011, भारी वर्ड लिखे गए हैं बट बेसिक चीज़ें इसके अंदर। डेटा जो पर्सनल डेटा जो होता है उसको कलेक्ट करना हो, रिसीव करना हो, पोजेस करना हो, स्टोर करना हो, डील करना हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होगी। तो ये जैसे ये डेटा आएगा, ये डेटा प्रोटेक्शन वाला बिल इंट्रोड्यूस होगा पार्लियामेंट में, उसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स पर डिबेट है, किन इंपॉर्टेंट फीचर को क्रिटिकली डिबेट किया जा रहा है या क्रिटिकली एनालिसिस का इंपॉर्टेंट पार्ट है, उन सब को जैसे ये पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस होंगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एक बेसिक यहाँ पर एक रफ आइडिया दिया जाता है कि इस तरह का प्लानिंग है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट पार्लियामेंट्री सेशन के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करने वाली है। राइट, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 7 पे अगर हम बात करें तो पेज नंबर 7 पर यहाँ पर ईस्टर्न जोन की एक मीटिंग हुई। ईस्टर्न जोन में 4 स्टेट आते हैं, जिसमें बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है और उड़ीसा है। टोटल 4 स्टेट हो गए हैं। राइट, तो इसकी मीटिंग के दौरान भारत के होम मिनिस्टर इसको चेयर करते हैं और वेरियस स्टेट के चीफ मिनिस्टर या उनके मंत्री इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इस मीटिंग में अगर हम बात करें क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को डिस्कस किया गया, तो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया गया, इलीगल इन्फिल्ट्रेशन को लेकर जो बांग्लादेश बॉर्डर से इंडिया में आते हैं उसको लेकर डिस्कस किया गया, और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म को लेकर जो माओवादी हैं उनको लेकर डिस्कस किया गया। तो नक्सलवादी या इसको लेकर जो वो डेफिनेटली डिस्कस किया गया। इसके अलावा बीएसएफ के जो राइट्स है उसको लेकर भी वेस्ट बंगाल थोड़ा नाराज़ रहता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो राइट्स है वो इंक्रीज़ कर दिए गए थे पंजाब और वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1-to-1 मीटिंग भी हुई है, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव थे इनके स्टेट के उनके साथ भी बातचीत हुई है। इसके बाद कुछ चीज़ें पॉलिटिकल भी आ जाती है जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि अगर आप इन चारों राज्यों में देखेंगे तो इसको थोड़ा पॉलिटिकल एंगल भी दिया जाता है जब यूनियन होम मिनिस्टर यहाँ पर आते हैं, क्योंकि अगर पॉलिटिकली बात करेंगे तो यहाँ पर इन चारों में से किसी भी स्टेट में बीजेपी की सरकार नहीं है, तो वो एक पॉलिटिकल एंगल वहाँ पर कुछ बीजेपी के लीडर्स होंगे जो इसको देखते हैं। मेरे लिए या हम सब के लिए जो इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से किस तरह की चीज़ें हो रही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी गई है वो इम्पोर्टेंट है। राइट, अब आप लोगों के लिए सेकंड क्वेश्चन है, जब हम जोनल काउंसिल के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जोनल काउंसिल के बारे में, तो जोनल काउंसिल क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर भी मेंशन है कि जोनल काउंसिल होगी? राइट, अगर है तो आप उसको नीचे ज़रूर एक्सप्लेन करेंगे या कमेंट करेंगे किस आर्टिकल के अंदर जो है वो इंडिया में जोनल काउंसिल के बारे में डिस्कस किया गया है। राइट, इसके ठीक नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे, पेज नंबर 8, और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया गया है ब्रेस्ट कैंसर को लेकर। सरकार ने जानकारी दी है कि जो ब्रेस्ट कैंसर है ये नेशनल और एक्सट्रीम इमरजेंसी का इशू नहीं है। ऐसा क्यों बोला गया है, इसके मायने क्या है, देश में या एज़ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का स्टेटस है दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर के केसेस को, उसको लेकर डिस्कस किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने केरला हाई कोर्ट में एक पिटीशन का रिस्पॉन्स किया है कि ब्रेस्ट कैंसर की जो दवाई है जिसको रिबोसी क्लीव करके इस तरह का इनका नाम दिया गया, टेक्निकल से एक नाम है, मान लेते हैं ये एक दवाई है। राइट,
इसके बारे में बताया गया कि ये जो पहली बात तो एक कंडीशन फुलफिल नहीं करती कंपलसरी लाइसेंस के मामले में जो इमरजेंसी दवाइयों को दी जाती है। इसके अलावा इसको बोला जाएगा राइबोस्किलिब करके। मैं इसको कई बार ना प्रोनाउंसिएशन मुझे पर्सनली प्रॉब्लम होती है, तो उस तरह का इशू ना हो मैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो राइबोस्किलिब करके इसको प्रोनाउंस किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक एनालिसिस किया गया। देखो पूरा का पूरा मामला क्या है, ब्रेस्ट कैंसर को लेकर यहाँ पर बताया गया कि गवर्नमेंट का एस्टिमेशन ये बोलता है कि कैंसर जो है वो अभी भी एक नेशनल ये जो ब्रेस्ट कैंसर वाला को लेकर एक तरीके से अगर हम दवाई की बात करें, ये एक्सट्रीम इमरजेंसी के अंदर नहीं आता क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ये बताया गया कि भारत में महिलाओं में अगर हम बात करते हैं ब्रेस्ट कैंसर एक लीडिंग एक तरीके से कोज आपको नज़र आएगा। इसके अलावा ये सबमिशन दिया गया केरला हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा। और ये केस किस तरह का, एक महिला है सरोजा राधाकृष्णन जो अभी उनकी डेथ हो चुकी है, डायग्नोस करवा रही थी वो, या अपने आप को कहीं ना कहीं डायग्नोसिस ट्रीटमेंट करवा रही थी एक तरीके से ब्रेस्ट कैंसर में, जिसमें ल्यूमिनन ए टाइप की जो ब्रेस्ट कैंसर थी उसमें देखने को मिलता है। देश के अंदर अगर हम बात करें बड़ी संख्या में इस तरह के केसेज हैं। और यहाँ पर सवाल ये था कि ये जो दवाई है ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अगर हम बात करें इसकी कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 60,000 के आसपास पड़ती है। तो ये क्योंकि अगर इसको नेशनल इमरजेंसी में डाल दिया जाए, एक्सट्रीम इमरजेंसी में डाल दिया जाए, क्योंकि पेटेंट है, सस्ती दवाई अवेलेबल नहीं है, इसके पेटेंट राइट है नो राइट्स के पास, तो वो इसको सस्ती अवेलेबल नहीं करवा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया कि ICAR का जो ICMR का रिसर्च है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो बताता है कि ये मोस्ट प्रिवेलेंट कैंसर के टाइप्स है। 1 लाख में से 100 के आसपास जो केसेज आपको देखने को मिलेगा ब्रेस्ट कैंसर में, और 1,82,000 के आसपास पूरे इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। 2030 तक ये आइडिया है कि भाई 2.5 लाख महिलाएं जो ब्रेस्ट कैंसर से सफ़र करेंगी। हालांकि ब्रेकअप नहीं दिया गया कि ल्यूमिनन ए कैंसर या किस तरह कैंसर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया कि 23 लाख महिलाएं डायग्नोस करवा रही हैं ब्रेस्ट कैंसर से, 6,85,000 महिलाओं की इसकी वजह से डेथ हुई है, और आने वाले टाइम में ये नंबर और ज़्यादा इंक्रीज होगा। राइट। एक और पिटिशनर है इन्होंने बताया कि हमारी मंथली इनकम जो है 74,400 है। इस दवाई के लिए लगभग 60,000 खर्च हो जाते हैं, 60-65,000, क्योंकि 58,140 रुपये का तो यही एक तरीके की दवाई आती है, और उसके बाद फिर और ज़्यादा मेडिकल खर्चे भी होते हैं। तो कैसे सर्वाइव करेंगी। और दूसरा उन्होंने सवाल ये भी रेज किया कि अगर हम राइट टू हेल्थ के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल 21 जो फंडामेंटल राइट्स है उसके अंदर ये एक इम्पॉर्टेंट राइट भी है। मैंने शायद कई बार बताया कि ये जो आर्टिकल 21 है ना, ये बहुत बड़ा फंडामेंटल राइट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होगी। तो और अगर आप जब भी एम लक्ष्मीकांत जैसी बुक पढ़ते हैं तो उसमें डिटेल से बताया भी गया कितना ये इम्पोर्टेंट, कितना ये लेंथी जो है वो आर्टिकल है। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया क्योंकि इमरजेंसी के अंदर इंक्लूड नहीं की गई है, तो डेफिनेट सी बात है वो इसका कोई, अगर हम बात करें, कोई जेनरिक ड्रग्स नहीं है, और इसी वजह से इसकी कॉस्ट जो वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई है। तो इसको लेकर मीटिंग भी हुई थी बहुत सारे, जैसे नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, या DPIIT यानी जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल इंटरनल ट्रेड है, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। इन सब ने जो ये पाया कि ये अभी भी उसके क्राइटेरिया के अंदर जो है वो नहीं आती है। खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, और आने वाले टाइम में इस तरह के इश्यूज़ को भी डिस्कस और डिबेट करना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसके इम्पैक्ट को मिटिगेशन किया जा सके। इसके अलावा इसके ठीक राइट हैंड साइड में एक जानकारी दी गई पार्लियामेंट के द्वारा भारत को कि भाई सेंटर के पास अनफ स्टॉक है फूड ग्रेन्स को लेकर, और उसमें लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी, खासकर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर। यानी जो एक तरीके से देश की अप्रोक्सीमेटली 2/3 पॉपुलेशन को अनाज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के थ्रू जो भी डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है उसको लेकर भारत में चाहे वीट हो या फिर राइस हो, इन दोनों के अनफ स्टॉक अवेलेबल है, तो उसको लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इसके बाद एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में डिस्कस किया गया है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ताल छप्पर सेंचुरी राजस्थान के अंदर, और ब्लैक बक के लिए काफ़ी फेमस है। तो इसी को इसके एरिया को लेकर कहीं ना कहीं डिबेट था कि क्या इसका जो इको सेंसिटिव जोन का एरिया है या जो प्रोटेक्टेड एरिया, क्या उसके साइज़ को रिड्यूस करने के बारे में राजस्थान गवर्नमेंट सोच रही है। तो उसके बाद पिटीशन डाली गई राजस्थान हाई कोर्ट में। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आप इस तरह की प्लानिंग कर रहे हैं
तो ये सही नहीं है और आपका मेन काम है इसको प्रोटेक्ट करना। यहाँ पर एलिगेशन लगा कि स्टोन क्रशर और माइन ओनर्स के दबाव में इस तरह की कहीं ना कहीं ये डिसीजन लिया जा रहा है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा इस सेंचुरी में लगभग 4000 ब्लैक बक है, 40 स्पीसीज ऑफ रैप्टर्स है, बहुत सारी रेजिडेंट और माइग्रेटरी बर्ड्स की स्पीसीज भी यहाँ पर आती है। ह्यूमन पॉपुलेशन के इंक्रीज होने से, अनप्लान्ड और रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होने की वजह से कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है और यहाँ के स्पीसीज़ पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। देखो, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, खासकर प्री के अंदर। और 10 से 15 सवाल आज के टाइम पे आपको देखने को मिलते हैं, कभी कभी कम भी हो जाते हैं, 5-7 भी होते हैं, लेकिन एवरेज अगर आप देखेंगे 10 से 12 के बीच में सवाल होते हैं। जब भी कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जब भी कोई टाइगर रिजर्व, जब भी कोई नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, इसके अलावा एलिफेंट रिजर्व या इसके अलावा कोई भी अगर हम बात करें वेटलैंड साइट न्यूज़ में हो तो उसके ऊपर ज़रूर ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यूपीएससी इन्हीं चीज़ों से डायरेक्टली पिक करती है कि किस तरह की एक्टिविटी आज के टाइम पे चल रही है। और इसके अलावा मैं एक रिक्वेस्ट आप सब लोगों से ज़रूर करूँगा कि जब भी आपको टाइम मिले, आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो शेड्यूल 1 के अंदर जितने भी अगर स्पीसीज़ है उनको इंक्लूड किया गया है वो आप एक बार ज़रूर देख लेना। वो हाईली प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ के अंदर आती है और उसको लेकर यूपीएससी सवाल पहले भी पूछ चुकी है, आने वाले टाइम में भी पूछे जाने की पॉसिबिलिटी होगी, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 9, वर्ल्ड अफेयर। दुनिया में इस टाइम पे क्या चल रहा है? तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ चल रही है, उनमें से एक है यूरोपियन यूनियन और अज़रबैजान के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है। अज़रबैजान कंटिन्यू न्यूज़ में रहता है, अज़रबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो घमासान चलता है उसको लेकर, लेकिन यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है कि ब्लैक सी रूट के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी केबल जो है वो प्रोवाइड करेंगे, यानी अज़रबैजान से यूरोपियन यूनियन को इलेक्ट्रिसिटी जाएगी ब्लैक सी रूट के थ्रू, अंडर वाटर जो है वो सप्लाई हो जाएगी। और ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही है? क्योंकि रशिया के साथ इनके यूरोपियन यूनियन के रिलेशन थोड़ा ख़राब हो रहे हैं। इसके अलावा ये बताया गया कि इसमें प्लानिंग ये है कि अज़रबैजान से हंगरी वाया जॉर्जिया और रोमानिया होते हुए ये जाएगी हंगरी को। और ये प्लानिंग, हालांकि ये जो प्लानिंग की जा रही है, डील है, 2029 से पहले पॉसिबल ही नहीं है कि ये सारी चीज़ें होंगी। थोड़ा देख लेते हैं ज्योग्राफिकली कैसे क्या होने वाला है। तो अज़रबैजान, और अज़रबैजान से ठीक यहाँ से एंटर करेगी जॉर्जिया, फिर ब्लैक सी, और ब्लैक सी से होते हुए फिर यहाँ पर आपको रोमानिया और हंगरी ये जो है वो जाएगी। लेकिन सवाल ये भी है कि ब्लैक सी के अंदर ये वाला जो पार्ट है, अगर हम बात करें यूक्रेन का जो पहले हिस्सा होता था क्रीमिया, इसको रशिया ने एनेक्स किया है। तो इस रूट से जब ये जाएगी तो क्या रशिया इसको लेकर कोई स्टेटमेंट देगा? तो अपने आप में इंटरेस्टिंग है। और अज़रबैजान और आर्मेनिया दोनों के साथ रशिया के बहुत अच्छे रिलेशन है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या रशिया इसमें कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। खैर आगे बढ़ते हैं, और इसी पेज पे एक और ब्रीफ आपको न्यूज़ देखने को मिलेगी। ट्यूनीशिया, एक कंट्री जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में पहले भी रही है और अभी भी न्यूज़ में है। ट्यूनीशिया के अंदर वोटिंग हो रही है, ये इंपॉर्टेंट नहीं कि वोटिंग हो रही है, वोटिंग हो रही है। ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ने इसको बाइकआउट किया है क्योंकि उनका ये मानना है कि इन वोटिंग का कोई मायने और कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये एक तरीके से जो इनकी कोई पावर नहीं, जो प्रेसिडेंट चुनी जाए, पार्लियामेंट चुनी जाएगी, उसको कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास अनलिमिटेड पावर है। काइस सईद के बारे में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इनके अलावा ये वही ट्यूनीशिया है जहाँ पर 2011 में अरब स्प्रिंग आई थी। यूपीएससी ने सवाल पूछा था जैस्मिन रेवोल्यूशन करके। तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इस पूरे सिनेरियो को लेकर, जैस्मिन रेवोल्यूशन के बारे में। थोड़ा ट्यूनीशिया को सर्च कर लेते हैं ज्योग्राफिकली, क्योंकि अगर न्यूज़ में तो थोड़ा मैपिंग पार्ट भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ट्यूनीशिया की अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे, अल्जीरिया और लीबिया के ठीक बीच में है, और इम्पोर्टेंट है क्योंकि ज्योग्राफिकली मेडिटेरियन सी से इसकी बाउंड्री लगती है, तो वो इसके इम्पोर्टेंस को कवर करती है। इसके बाद अब आप लोगों के लिए एक सवाल है, जब हमने अरब स्प्रिंग के बारे में पढ़ा, जैस्मिन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा, एक रेवोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, वो है कलर रेवोल्यूशन करके। और रिसेंट में चाइना के प्रेसिडेंट साहब ने भी इसके बारे में काफ़ी डिस्कस किया कि कलर्स रेवोल्यूशन के बारे में डिस्कस हो रहा है। ये कलर रेवोल्यूशन क्या है, और कोई अगर आप 1-2 कंट्री मेंशन करना चाहिए ये कंट्री उसकी वजह से इम्पेक्टेड हुई थी, तो वो आप नीचे कमेंट करेंगे।
इसके बाद अगर हम बात करें इस वर्ल्ड अफेयर वाले पेज में, तो बहुत ब्रीफ सी इन्फॉर्मेशन आपको चलेगी। जैसे यूक्रेन और रशिया के बीच में डेली चल रहा है, उसका कोई नया कुछ नहीं है। इसके अलावा पेरू काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। पेरू के बारे में अगर हम बात करें, क्योंकि पेरू में इलेक्शन नए नए प्रेसिडेंट बने थे, लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और जो नई पहली वुमेन है शायद यहाँ पर, तो उनको कहीं ना कहीं शासन करने नहीं दे रहे हैं। काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है, वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहा है। वो ये बोल रहे हैं कि हम लोग रेजिग्नेशन नहीं देंगे और इलेक्शन जब होगा तब आप डिसाइड कर लो। लेकिन पेरू इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, लेटिन अमेरिकन कंट्री है। अगर आप थोड़ा सा उसका जोग्राफिकली लोकेट भी करेंगे तो आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं। ये वाली जो कंट्री आपको नज़र आएगी, इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, बोलिविया, इसके अलावा अर्जेंटीना और चिली। अर्जेंटीना से बाउंड्री नहीं लगती, चिली, इनके साथ इसकी बाउंड्री लगती है। तो जब भी कोई कंट्री न्यूज़ में रहती है उसको थोड़ा सा ज्योग्राफिकली लोकेट करने की कोशिश करें। इसके बाद हम लोग जाएंगे नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 10, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला जो पेज है। और इसमें सबसे पहले ये बताया गया कि नासा कंडक्ट करने वाला पहला ग्लोबल वाटर सर्वे स्पेस से, इसके अंदर क्या होने वाला और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। नासा का जो इंटरनेशनल सैटेलाइट है, जिसको बोला जाएगा स्वोट करके, यानी सरफेस वाटर एंड ओशियन टोपोग्राफी, ये बेसिकली एडवांस रडार सैटेलाइट है जो डिज़ाइन किया गया अनप्रेसिडेंट व्यू के लिए, कि इस प्लेनेट का 70% जो कहीं ना कहीं कवर करता है प्लेनेट को, लाइफ गिविंग फ्लूइड है, फ्लूइड की तरह, उसको कहीं ना कहीं कैसे हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, और एक तरीके से ग्लोबल वाटर का ये सर्वे करने का काम करेगा। और अगर डेटा सब कुछ सही रहता है तो डेफिनेटली बहुत सारी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल ओशियन, लेक्स, रिजर्वियर और रिवर्स के मामले में हाई डेफिनेशन डिटेल आपको देखने को मिलेगी। इससे अगर आप देखेंगे ग्लोबल वाटर के थ्रू क्या होता है कि आप टोपोग्राफी के थ्रू ऑब्जर्वेशन करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, और डेफिनेटली उसके इम्पैक्ट को भी ऑब्जर्व किया जा सकता है, प्लानिंग की जा सकती है। तो उसी को लेकर ये मिशन है स्वोट करके। थोड़ा सा ध्यान रखना, स्वोट मिशन बेसिकली किसको लेकर है। कई बार क्या होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मैचिंग में क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये पर्टिकुलर मिशन किस पर्पज़ के लिए है, तो मेन है पर्पज़ ध्यान रखना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इसके बाद यहाँ पर बानियान और पीपल, ये दो तरह के जो ट्रीज है, इनके लाइफ स्पैन को लेकर ऑब्जर्वेशन किया गया कि भाई ये इतने लंबे समय तक जीवित कैसे रहते हैं या इतने लंबे टाइम तक सर्वाइव कैसे करते हैं। तो इसमें बताया गया कि मल्टीपल साइन है एडेप्टिव के, और आपने देखा होगा आज भी ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी पुराने पीपल के पेड़, शहरों में भी है बानियान के पेड़ आपको नज़र आएंगे। इसी को लेकर बताया गया कि पहली बात तो ये है इनका अडेप्टिव एवोल्यूशन हुआ है। इसके अलावा ये बताया गया कि मल्टीपल साइन ये इंडिकेशन करते हैं कि बानियान ट्री एक तो इसकी रूट डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है, लीफ फॉर्मेशन हो, मेटाबॉलिज्म हो या रिप्रोडक्शन हो, ये बहुत अच्छी कंडीशन में है। और इसलिए इन पर अगर हम बात करें हाइजीन एक्सप्रेशन देखने को मिलता है, डिजीज़ रेजिस्टेंस रहता है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, और इसीलिए इनका जो लाइफ स्पैन है वो कहीं ना कहीं लंबा रहता है। इसी पर्सपेक्टिव में यहाँ पर बताया गया कि इनका एडेप्टिव एवोल्यूशन यानी समय के साथ अपने आप को बदलते रहते हैं, तो इसलिए इनका कहीं ना कहीं इनके जीन्स पर या इनके जो एनवायरमेंटल चैलेंजेज है वो इसको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करके रखती है। और ये इंडिकेशन करता है कि रेगुलेट करता है इनके प्लांट डेवलपमेंट को और एजिंग को, या सेंस को लेकर अगर हम बात करें तो उस पर्सपेक्टिव में भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर डिस्कस किया गया कि इनके जीन्स को लेकर क्या इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है और क्यों ये इतना ज़्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव करते हैं। तो इस तरह के ट्रीज में जो कैपेसिटी है या खुद ही डेवलप होती है उसको लेकर डिस्कस किया गया। इसके बाद संडे को FAQ आता है। FAQ जनरली पूरे वीक जो टॉपिक न्यूज़ में रहते हैं उन्हीं को फिर से कवर करने की कोशिश करता है। जैसे अगर हम बात करें दिल्ली एयरपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है तो उसको लेकर हो, क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर हो, mRNA वैक्सीन हो, राइट, ये कैसे कैंसर में हेल्प कर सकता है फाइट करने में। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज FAQ में पेज नंबर 11 पर ये आपको सेल्फ स्टडी से पढ़ने हैं। लेकिन जब नेक्स्ट संडे आएगा आई थिंक 25 दिसंबर को, तो मैं FAQ वाला पेज भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो इसको लेकर इशू नहीं है। तो आज के लिए आपके लिए टास्क होगा, आज होमवर्क FAQ वाला जो पेज है एक बार इसको देख लेना जैसे आपके पास PDF आएगा। प्रोफाइल में क्या होता है कि जो पर्सन न्यूज़ में रहते पूरे वीक उसके बारे में बताया जाता है। जैसे ओल्ड पार्टी न्यू ब्रांड, जमात इस्लामी, ये ऑर्गेनाइजेशन है,
बांग्लादेश के अंदर सरकार के अगेंस्ट काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसमें जमात इस्लामी ये ग्रुप भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। और इनका जो मेन ओपोजिशन है बांग्लादेश में इस टाइम पे, बांग्लादेश नेशनल पार्टी इसको सपोर्ट कर रहा है, इसको हालांकि बैन कर रखा है जमात इस्लामी को। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें, बांग्लादेश में बहुत सारी चीज़ चल रही है और शेख हसीना जो काफ़ी समय से वहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, उनके अगेंस्ट लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया है, राइट। मेनली पॉलिटिकल प्रोटेस्ट आप देख सकते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो आने वाले टाइम में पता चलेगा। इसके बाद सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि हिमाचल प्रदेश के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री बताएगी कि कैसे वो आगे बढ़े, कैसे उन्होंने काम किया। इसके बाद इसके ठीक राइट हैंड साइड में टर्की के अंदर बेसिकली इस्तांबुल के जो मेयर है, जो माना जाता है कि जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनके ओपोनेंट की तरह है, तो उनको अरेस्ट करना हो या कहीं ना कहीं बार करना कि पॉलिटिक्स में आप एंट्री नहीं कर सकते, इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं कंसर्न या एक तरीके से क्रेडिबिलिटी क्या होगी इलेक्शंस की, तो उसको लेकर सवाल रेज किए गए हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बसें जो होती है उसको लेकर यहाँ पर कई तरह के जो इश्यूज़ है उसके बारे में डिस्कस किया गया। पहली बात तो ये है कि जो इलेक्ट्रिक बस है ये बेसिकली बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है, लगभग अगर जो डीजल बस होती है उसके लगभग 5 गुना ज़्यादा महंगी होती है इलेक्ट्रिक बस। दूसरा अच्छी बात ये होती है कि हम लोग इलेक्ट्रिक बस क्यों लेकर आते हैं, क्योंकि रोड ट्रांसपोर्ट सेक्टर की वजह से लगभग देश के अंदर 13% कार्बन एमिशन होता है, तो उसको हमें रिड्यूस करना है। इसके अलावा भारत के अंदर स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग के अंदर लगभग 1.5 लाख के आसपास बस है, 70 मिलियन पैसेंजर को डेली वो ट्रैवल करते हैं। देखो भारत के अंदर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक बस के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। पहली बात तो हमें इनको लेकर जो बैटरीज डेवलप करनी है उसकी लाइफ स्पैन अच्छा खासा हो, ये इंश्योर करना। दूसरा, जब इतनी हैवी कॉस्ट होगी और हम कहीं ना कहीं कॉस्ट एक तरीके से अगर हम बात करें जो बस की टिकट होती है उसको बहुत मिनिमम रखेंगे, या दिल्ली जैसे राज्यों में टिकट ही नहीं लगती बस में, खासकर महिलाओं की, तो इस तरह के स्टेप कहीं ना कहीं स्टेट के रेवेन्यू पर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। जैसे दिल्ली जैसे राज्यों में अगर आप जनरली देखेंगे भी तो 10, 15, 20, 30 रुपए के आसपास टिकट होती है, जिसमें आप लगभग दिल्ली कवर कर लेते हैं। तो उसमें अगर वो पहले से ही एक तरीके से घाटे के अंदर है वो सर्विस, तो उसमें अगर आप फ्री कर देते हैं तो वो स्टेट के रेवेन्यू पर इम्पैक्ट करता है, पर एक तरीके से गिरता है, और उसका फिर कहीं ना कहीं जो ओवरऑल जो इस तरह के नए इंटेंशन है या एक तरीके से बजट को फिर दूसरी जगह से कट करके उसमें अलोकेशन करना पड़ता है, तो उसके भी नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक बस का जो सिस्टम है वो बढ़िया है, लेकिन इसके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसके लिए इंडिया के अंदर और ज़्यादा बैटरी प्लांट्स चाहिए ताकि हम लोग अपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक बस के लिए जो बैटरीज उसकी स्पेन को इंक्रीज़ कर सकें, उनकी कैपेसिटीज़ को बूस्ट अप कर सकें, और जो भी इश्यूज उनको सॉर्ट आउट किया जाए ताकि इस तरह के जो प्रोजेक्ट है वो हम हासिल करें। और हमने जो टारगेट किया 2070 तक नेट जीरो एमिशन करना, उसमें ये इंपॉर्टेंट रोल जो वो दे सकता है। फिलहाल द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।